नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक लड़की से दुराचार होने के बाद मच गया हड़कंप। अस्पताल के पीछे बेसुध पड़ी मिली पीड़िता। पुलिस हुई एक्टिव तो तुरंत गिरफ्तार हुआ आरोपी। दवा लेने आए युवक ने दुकानदार को बना लिया निशाना। हथियार के बल पर लूट लिया सोने का चेन। और बिजली विभाग ने एक किसान परिवार को कर दिया परेशान। एक महीने में आ गया 29 लाख का बिल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एसकेएमसीएच में अपने परिजन से मिलने आई एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज होते पुलिस एक्टिव हो गई और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हथौड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिजन एसकेएमसीएच के एमसीएच वार्ड में भर्ती है। बुधवार की रात वो अपने परिजन से मिलने पहुंची। गुरुवार की अहले सुबह वो परिसर में टहल रही थी। उसी दौरान एक युवक आया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसे जबरन बिल्डिंग के पीछे ले गया। कुछ देर के बाद लड़की के परिजनों से खोजना शुरू किया। इसी बीच लड़की बिल्डिंग के पीछे बेसुध पड़ी हुई मिली। इसके बाद तो मेडिकल में हंगामा मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में लड़की का प्राथमिक उपचार कराया गया। परिवार वाले एसकेएमसीएच ओपी में रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी आदित्य कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की ने गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके परिजन के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसके बारे परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, उसको अहियापुर थाना अग्रसारित किया गया कांड दर्ज करने के लिए। लड़की का क्या आरोप है सर? लड़की का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। आरोपी किसको बनाया गया है? गांव का ही है या गांव का ही एक लड़का है। उसकी गिरफ्तारी वगैरह के लिए प्रक्रिया जारी है, गिरफ्तारी हो गई है। मुजफ्फरपुर साहिबगंज थाना क्षेत्र के मनार-इन बाजार के एक दवा दुकानदार ने बुधवार की रात बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर सोने की चेन छीन ली। छीनी गई चेन लाखों की बताई जा रही है। इस संबंध में दुकानदार दिग्विजय प्रताप सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि बाइक सवार दो व्यक्ति दवा लेने के बहाने दुकान पर आए। एक ने दवा लेने के बाद दूसरी दवा की मांग की। जैसे ही वे दवा निकालने के लिए रैक की तरफ मुड़े, एक अपराधी ने पिस्तौल निकालकर चेन छीन ली और पिस्तौल लहराते हुए निकल गए। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने भी घटना की पुष्टि की है। लूट की इस वारदात के बाद से मनार-इन बाजार में दुकानदारों में भारी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 10:50 में एक बाइक से दो आदमी आया दुकान पर दवा लेने के लिए। दवा लिया, 40 रुपये का दवा लिया, 40 रुपया हमको दिया। देने के बाद फिर कहा कि मोबाइल में ये देखिए ये दवा है। हम बोले कि ये तो नहीं है, दूसरा है। तो घाव का बेटाडीन मलहम दे दीजिए। हम पीछे घूमे, दुकान से पीछे घूमे दवा निकालने के लिए। इसी कदम में वो पीछे से पिस्टल सटा दिया और मेरा चैन लेकर के निकल गया। किस चीज़ का चैन था? सोने का चैन था। वो कितने का होगा? वह 6 लाख से थोड़ा सा कुछ कम, 5, 70, 80 पूरा ले गए या? हाँ, पूरा ले गया, पूरा ले गया। उसका पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना दिए और आवेदन दिए हुए हैं थाना पर। FIR भी कल हो गया।
पुलिस क्या आश्वासन दिए है? आश्वासन दिए हैं कि 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाइक सवार 2 व्यक्ति आए थे। 2 व्यक्ति कौन सा गाड़ी से आए थे? पैशन गाड़ी था। चेहरा ढके हुए थे या न खोला हुआ था? दोनों आदमी का चेहरा। एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बैठा हुआ था और दूसरा हमसे दवा ले रहा था। हथियार भी लाकर छीन लिया। हथियार पिस्टल था। किधर भागा? भागा मनाइन बाजार से हाई स्कूल होते हुए बांध पर ब्रजकिशोर सिंह के बांध होते हुए बंगरा के तरफ। पहले भी आसपास में कभी देखे थे उसको दीपावली के बाद से इस चौक पर आना जाना, आगे पेट्रोल पंप तक आना जाना देखते थे। उसका पहचान अभी नहीं होता है? पहचान नहीं हो पा रहा है। चेहरा देखा हुआ है लेकिन पहचान नहीं हो रहा है कि चेहरा कभी हाँ देखे हैं। चेहरा 10 बार से अधिक देखे हैं। आसपास में पहले आता था कभी? हाँ, बाजार के दुकान सब पर, पान के दुकान पर सिगरेट विगरेट अपना लेता था, गुटखा उटका लेकर के पीता उता था सब। क्या मांग है आपको? वो अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और सामान बरामद किया जाए। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में शनिवार से पैथोलॉजी लैब की जांच रिपोर्ट नहीं दिए जाने से नाराज मरीजों ने गुरुवार को खूब हंगामा किया। मरीजों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से जांच रिपोर्ट देने में टाल मटोल की जा रही है। नई बाजार के मोहम्मद मुन्ना ने बताया कि 1 सप्ताह पहले डॉक्टर को दिखाकर जांच के लिए ब्लड दिया था। इतने दिनों बाद भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। वहीं तिलक मैदान की तबस्सुम आरा ने कहा कि रिपोर्ट नहीं मिलने से डॉक्टर भी दवा नहीं लिख रहे हैं। इधर लैब के डाटा ऑपरेटर मिथिलेश कुमार का कहना है कि रिपोर्ट अब ऑनलाइन जारी होता है और सर्वर डाउन होने के कारण रिपोर्ट जारी नहीं हो पा रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधक परवीन कुमार ने बताया कि वोल्टेज फ्लैक्चुएट होने के कारण जांच की कई मशीनों के साथ सर्वर में दिक्कत आई है। इसे ठीक करने में टेक्नीशियन लगे हुए हैं। जल्द ही ये समस्या दूर कर ली जाएगी। क्या दिक्कत हो रही है सर? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पैथोलॉजी में जांच दिए थे, ठीक है, जांच के लिए ब्लड दिए थे। परसों ही हम लोग दिए थे। कल हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि 2 घंटा में हो जा रहा है, 3 घंटा में हो जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कल हम लोग वेट किए। हम लोग 20 किलोमीटर से आते हैं। हम लोग कल वेट किए। लगभग 1-2 नहीं, लगभग 50 लोग रहे होंगे, 50 से ज़्यादा लोग रहे होंगे। सारे लोग चले गए। फिर आज हम लोग आए। आज आए तो आश्वासन मॉर्निंग से ही दिया जा रहा है। हम फर्स्ट आवर में ही हम लोग आए हैं। मॉर्निंग से दिया जा रहा है कि अब हो जा रहा है, तब हो जा रहा है। फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग वहाँ से बोला गया है लैब से कि आप लोग जाके अधीक्षक सर को बोलिए, अधीक्षक सर इसका कोई प्रबंध करेंगे। हम लोग गए, अधीक्षक सर तो नहीं मिले, उपाधीक्षक सर मिले। हम लोग उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि फिर वहाँ जाओ, हम लोग के अंदर का कोई बात नहीं है। और वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए। उसके बाद मैनेजर साहब हम लोग से बात करने के लिए आए। मैनेजर साहब हम लोग के साथ वहाँ से डॉक्टर लोग बदसलूकी से बात किए। मैंने उनको कहा कि पेशेंट आपके लिए है, मतलब पेशेंट के लिए आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ, पेशेंट के लिए आप बैठे हुए हैं, आप पेशेंट से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वो लोग अभी तक एक तो प्रबंध नहीं किया और हर एक लोग पेशेंट से दुर्व्यवहार करते हैं। मान लीजिए कि डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सेकेंड प्रोसेस भी रहना चाहिए, सेकेंड उपाय भी रहना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के घर में आग लगा हुआ है, अग्नि फायर का गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो पानी से तो पानी डाल के तो आग बुझाया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या तो आप इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाइए, नहीं तो उसका कोई सेकेंड ऑप्शन दीजिए ताकि पेशेंट। हम तो मुसहरी से आए हैं। हम यहाँ 5 दिन से लमसम दौड़ रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत वही है कि जांच के लिए है, पेट में दर्द है और डॉक्टर यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी पर्ची कटवा के देखिए। आज भी रिपोर्ट दिखवाने के लिए सुबह से लाइन में लग के पर्ची कटवाए हैं। रिपोर्ट मिला? नहीं, यहाँ बंद है, नेट की प्रॉब्लम है। कहाँ से आए हैं आप? हम सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव से है, वार्ड नंबर 9। ये हुआ रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, 3 दिन से दौड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नई बाजार से। नई बाजार से। क्या बताया जा रहा है कारण? वो नेट नहीं है। तो क्या फिर कीजिएगा आज? क्या आप लोग को बुलाया गया है, इसका उपलब्ध करवाइए। और क्या परेशानी आ रही है? एक तो नंबर में इतना समय लगना पड़ता है और रिपोर्ट बताता है कब का देता है, कभी फिर तुरंत पर्ची कटाना पड़ता है, फिर पर्ची में लेट हो जाए तो उस तरह डॉक्टर उड़ जाएगी ना। आज क्या बताया जा रहा है? आज बताया जा रहा है कि नेट काम नहीं कर रहा है। कितने दिनों से परेशानी आ रही है? हम परसों ही से दौड़ रहे हैं। यहाँ पे कल से यानी कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके वजह से यानी कि यहाँ के जितने भी पेशेंट हैं उसको रिपोर्ट लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये हम लोग कल ही सूचना कर दिए थे, ये कल 10 बजे से ही प्रॉब्लम है।
जो अभी तक इसका निदान नहीं किया गया है, जिसके वजह से मरीज को प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग को भी प्रॉब्लम। ऑफलाइन देने की कोई व्यवस्था की गई है, जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट में? नहीं, ऐसा ऑफलाइन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसका डाटा यानी कि अपर अधिकारी को नहीं जाती है, यानी मंथली रिपोर्ट में दिक्कत होती है, इसके वजह से हम लोग ऑफलाइन नहीं लेते हैं। तो रिपोर्ट के अभाव में जो इमरजेंसी के मरीज हैं उनका क्या होगा? हाँ, उसका दिया जाता है। एक्चुअली वेबसाइट खुलेगी तो दिया जाएगा उनको, क्योंकि मेरा जितना भी डाटा है मशीन से ये सर्वर पे अपलोड होती है, सर्वर खुल ही नहीं रही, जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों को रिपोर्ट नहीं दे पा रहे। जांच की सेवा चल रही है, रिपोर्ट का प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है। नेट में हाई वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण नेट डिस्टर्ब हो गया है। बहुत जल्द ही हमारा ठीक हो जाएगा। टेक्नीशियन लगा हुआ, हो सकता है आधे घंटे के अंदर मेरा सर्विस वो भी चालू हो जाएगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए नहीं की गई थी? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्विस चल रहा है, सैंपल कलेक्शन हो रहा है, मशीन से जांच हो रही है सैंपल की। रिपोर्ट प्रिंट आउट बहुत जल्द 1 घंटे आधे घंटे के अंदर पेशेंट को मिलना शुरू हो जाएगा। महिला हिंसा के विरुद्ध गुरुवार को ज्योति महिला समाख्या समिति के सदस्यों ने एक रैली निकाली, जो मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर डीएम ऑफिस पहुंची। समिति के अध्यक्ष सरस्वती देवी ने बताया कि रैली का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध लागू कानूनों की जानकारी देना है, जैसे भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करने के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा आदि विषयों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो इससे लैंगिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे मामले में तुरंत टोल फ्री नंबर 181 पर सूचना दें। मौके पर पैनल अधिवक्ता असलम आजाद ने पुरुषों के संवेदीकरण करना एवं लैंगिक हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। 16 दिवसीय एक संगठन के माध्यम से जो घरेलू हिंसा हो रहा है, जो मेरा समाज में, जिला में, प्रखंड में, राज्य में, वो घरेलू हिंसा के बंद करने के लिए, मुक्त होने के लिए, जो समाज में, जिले में, राज्य स्तरीय जो हम लोग के बातों को दबा के जो हिंसा हो रहा है मेरा किशोरी के प्रति, मेरा हम लोग के प्रति, वो हम लोग खुले जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, घुट घुट के घर में मर रहे हैं। वो हम लोग के आज़ादी मिलना चाहिए। जो सरकार आज़ादी 50% के दिए थे, वो आज़ादी नहीं हो रहा है, घर में लोग शोषित हो रहा है। तो शिक्षा के व्यवस्था से लोग कहते हैं शिक्षा पद के लिए पढ़ना महिला को, लड़की के बहुत ज़रूरी है। बाकी पढ़ लिख के फिर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर हो जाने से तो पढ़ाई मेरा पूरी नहीं हो सकता है। हमारा शिक्षा पूरी कब होगा? जो हमारा अधिकार पूरा के पूरा जीने के लिए मिलेगा, कुछ बोलने के लिए मिलेगा, बाहर निकलने के लिए मिलेगा, तब तो मेरा सारा जो शिक्षापक व्यवस्थापक है सो मेरा पूरा होगा। अब हम सरस्वती देवी, मेरा सब चीज़ हो गया, हम जी नहीं पा रहे हैं, हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, घुट घुट के घर में मर रहे हैं। मेरी बेटी बाहर निकल नहीं पा रही है, पढ़ने के लिए पढ़ ली, MA BA कर ली, अब चार दीवारी के अंदर हो गई, तो मेरा क्या हुआ? देखिए, पूरे देश में और ख़ासकर मुजफ्फरपुर में महिला हिंसा के विरुद्ध हम लोग आज जागरूकता अभियान इसलिए निकाले हैं कि लगातार सरकार तो कागज़ों पे कह रही है कि भाई हम समान अधिकार दे रहे हैं, मुखिया बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं, लेकिन लगभग हम लोग जो ग्रास रूट लेवल पे देख रहे हैं कि इनके विरुद्ध जो हिंसा बढ़ रही है। परिवार में 498 केसेज हो रहे हैं, परिवार में 498 केसेज हो रहे हैं, रेप की घटनाएं लगातार आ रही हैं। अभी हमने 1 सप्ताह पहले देखा कि 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई करजा थाना अंतर्गत। तो इस प्रकार की घटना लगातार बढ़ रही है, तो हम कानून से इस आंदोलन और इस जागरूकता अभियान के जरिए से मांगना चाह रहे हैं कि ये कानून का इम्प्लीमेंट सख्ती से हो और नियम बिल्कुल इसका जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार का अपराध हो रहा है उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू हो। इसी के लिए हम लोग आज एक जागरूकता अभियान निकाले हैं और कानून प्रशासन को नज़र में रख के कि ये लोग हम लोग को ध्यान दे।
मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के गनियारी मध्य विद्यालय के पास खेत जोतने के दौरान एक पत्थर की अति प्राचीन मूर्ति मिलने से गांव में उत्सुकता का माहौल है। इस संबंध में बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर वंदना सिंह ने बताया कि मूर्ति देखने से पूर्व मध्यकाल की लग रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व मध्यकाल के राज्य दरबार में लगाई जाने वाली यक्ष और यक्षिणी की तरह यह पत्थर की मूर्ति लग रही है। मूर्ति पूरी तरह से खंडित है। इससे लगता है कि अगर आसपास और खुदाई की जाए तो इसके अन्य टुकड़े भी मिलेंगे। वंदना सिंह का कहना है कि मिट्टी की खुदाई से इतिहास के नए पन्ने खुलने का मौका मिलेगा। वहीं खंडित मूर्ति को ग्रामीणों ने मध्य विद्यालय के पास ही कदानी नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया है, जहां उसकी पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। कि सभी लोग खुदाई कर रहे थे, वहाँ पे मजदूर लोग खुदाई कर रहे थे। डीह पे जाके, गनियारी गांव है, डीह पे जाके खुदाई कर रहे थे। उसी दौरान खुदाई के दौरान जब पूरा अंदर तक खुदाई किए तो उसमें से मूर्ति मिली। और जब मूर्ति को देखा गया तो मूर्ति यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बताई जा रही थी। ये मूर्ति आधा अधूरा मूर्ति है, तो उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरा अंदर तक खुदाई होगी तब पता चलेगा जो और मूर्ति है कि नहीं है। जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है? देखिए, इसको सूचना दी गई थी, लेकिन कोई लोग वहाँ पे नहीं आए थे। अभी मूर्ति कहाँ पर है? अभी भी मूर्ति गनियारी गांव है और मध्य विद्यालय के बगल में रखा हुआ है। वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास रखा हुआ है। लोग उसे पूजा भी कर रहे हैं। इस मूर्ति को देखने से कब का प्रतीक चला? ये मूर्ति देख के मुझे वही 1100 ईस्वी सन के आसपास की लग रही है, जो कि पूर्व मध्यकाल के आसपास की है। यक्षिणी का निश्चित तौर पे ये यक्षिणी की ऊपर फोरहेड जिसे बोलेंगे हेड पोर्शन है, उनका ऊपर का धड़ है। अगर हम वहाँ पे खुदाई और करवाएं तो मेरे विचार से और भी उसमें कुछ बहुमूल्य जो अवशेष हैं वो मिल सकते हैं। तो मेरा ये विचार है कि इसको पुरातत्व विभाग को इसकी खबर की जानी चाहिए और ये यक्षिणी की जो प्रतिमा है उसका जो खंडित सिर मिला है इसको म्यूजियम में रखे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास की दृष्टि से अत्यंत बहुमूल्य धरोहर साबित हो। जब खुदाई हो तो बाकी हिस्सा भी इसका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस आसपास वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है, तो जरूर पुरातत्व विभाग के द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए। हो सकता है हमें उसमें कुछ और भी चीज़ें मिले जिसको कि हम इतिहास को नया उसमें कुछ खोज मिल सके, नई आयाम उसमें हम दे सकें। जन अधिकार पार्टी की ओर से गुरुवार को संयोजन समिति की बैठक की गई, जिसमें पदयात्रा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में शामिल जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि यात्रा में 200 से अधिक पदयात्री शामिल होंगे, वहीं 100 से अधिक अतिथि पदयात्री भी रहेंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार 16 दिसंबर से शुरू होकर यह यात्रा 19 दिसंबर को राज्य भवन पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं पटना की जिला प्रशासन और पुलिस महानिदेशक बिहार को पत्राचार कर इसकी लिखित सूचना भेजी जा रही है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश, श्रवण प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार, गुड्डू नगर अध्यक्ष प्रभात रंजन, तिरहुत छात्र अध्यक्ष आकाश कुमार राठौर, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुभाष ठाकुर भी शामिल रहे। जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि कुलपति के माध्यम से राज्यपाल, राज्य सरकार एवं मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन भेजी गई थी, जिसे कुलपति ने संबंधित जगहों पर नहीं भेजकर एक और भ्रष्टाचार को छिपाने का असफल प्रयास किया है, जिसे बेनकाब किया जाएगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा कार्यक्रम, जो पूर्व से घोषित कार्यक्रम है पार्टी के द्वारा, जिसको लेकर पार्टी ने एक बड़ा महाधरना का आयोजन कर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने मांग पत्र से अवगत कराया था। बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्हें 6 सूत्री मांग पत्र सौंपी गई थी, वो अपने काले कारनामे और भ्रष्टाचार को छिपाने और बचाने के लिए उन्होंने जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और बिहार सरकार के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय को भेजा गया था, उस फाइल को छुपा करके विश्वविद्यालय के 20 दिन बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय के फाइल को आज भी विश्वविद्यालय में छिपा के रखा गया है। यह एक गंभीर मामला बनता है और हम लोगों ने यह घोषणा किया था कि 15 दिनों में अगर चीफ जस्टिस रिटायर से इस पूरे मामले की निगरानी में अगर जांच उच्च स्तरीय गठित कर इनके सभी पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं होती है और 6 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जन अधिकार पार्टी
पद यात्रा कार्यक्रम करेगी और वह ऐतिहासिक पद यात्रा कार्यक्रम करेगी। तो आज इन विषयों को लेकर के हमारे तिरहुत के जो छात्र के जो संयोजक बनाए गए हैं पूरे कार्यक्रम से, आकाश कुमार राठौर जी, और हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यहाँ सुभाष ठाकुर जी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार गुड्डू जी भी उपस्थित हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष प्रभात रंजन झा उपस्थित हैं और पूर्वी चंपारण के हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इन सभी साथियों के साथ बैठ करके हम लोग कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली करते हुए हम लोग पद यात्रा की तिथि 16 दिसंबर 2023 को बिहार विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल से प्रारंभ करेंगे और 3 दिनों में यह यात्रा पटना पहुंचकर और चौथे दिन यानी 19 तारीख को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से समय की मांग की है और इस पूरे प्रकरण को लेकर बिहार सरकार के डीजीपी और सभी जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को पूरे मामले से अवगत कराया जा रहा है। और हम यह उम्मीद करते हैं, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक महोदय से भी आग्रह करते हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए और हम लोगों के पदयात्रा को प्रशासन के स्तर से एक मजबूत सार्थक सहयोग मिले, इसलिए और राजभवन में राज्यपाल महोदय हम लोगों की मांग पत्र को सुनकर उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, इस आशय से हम लोग इस पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और यह पदयात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी, जिसकी सूचना आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम समस्त मुजफ्फरपुर के पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ताओं को और सभी सामाजिक गठबंधन जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोगों से हम आह्वान करते हैं कि इस विश्वविद्यालय के इतिहास में इतनी बड़ी और ऐतिहासिक पदयात्रा को अपना अपार समर्थन और सहयोग प्रदान करेंगे। मुजफ्फरपुर के प्रभात तारा स्कूल में 5 दिसंबर को एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार करेंगे। प्रभात तारा स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर येनी जोन्स ने बताया कि शिक्षा और खेल का उचित संयोजन छात्र छात्राओं के समग्र विकास में सहायक होता है। वहीं स्कूल की शिक्षिका आभा श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों में चरित्र निर्माण और देश प्रेम की भावना जगाने को लेकर प्रभात तारा स्कूल हमेशा से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मार्च पास्ट से किया जाएगा। इसके बाद बैंड डिस्प्ले और योगासनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कराटे पर आधारित प्रस्तुति में छात्राओं को आत्मरक्षा के कई तरीकों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर वैद्यनाथ प्रसाद, बिशप केजेटन, फ्रांसिस ओस्टा और ट्रेसा पॉल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। प्रभात तारा विद्यालय में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन 5 एवं 6 दिसंबर को किया गया है, जिसमें 5 तारीख को हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के डीएम और 6 तारीख को हमारे बिशप स्वामी हैं फादर काजिटर। और शुरुआत प्रेयर सॉन्ग से किया जाएगा, उसके बाद वेलकम सॉन्ग, वेलकम डांस उसके बाद होगा और बहुत अच्छी तरह से ड्रिल दिखाए जाएंगे। उसके बाद इवेंट्स का आयोजन किया गया है और अंत में विक्ट्री मार्च से द एंड होगा इसका। हम लोग के स्कूल में 5 और 6 दिसंबर को एनुअल एथलेटिक मीट होने वाला है और on 5th of December it is arranged for senior sections, that is from class 6th to 12th, and on 6th of December is arranged for the primary classes standard 1 to 5. So both the days we are arranging inviting the guardians as well as some important special guests, and the chief guest on the first day as far as it stands now is the DM of Muzaffarpur, and we also have a guest of honor, an authority from Holy Cross congregation, Sister Teresa Paul. And on the second day we have as chief guest our religious guru of Muzaffarpur diocese for us Christians, Bishop Kajitan Francis Osta, and as guest of honor we have Mr. Vaidyanath, minority welfare officer of Muzaffarpur. Good name, ma'am. Which type of program organizing today's? Pardon? Which type of program in organizing today's? We will have on the first day an inaugural ceremony
starting with escorting of the dignitaries, followed by welcome ceremony. Then we have flag hosting, national school anthem, then welcome, dance. After that there are drill displays. Most of the students are participating in the drill display class wise. After that we will begin with the athletic events and concluding by the victory march on both the days. Introduction, madam. Our purpose is to give a chance for all the students to participate. So all the students will be on the ground that day, one or the other way, either in the drill displays or dances और athletic events. मुजफ्फरपुर के औराई में स्मार्ट मीटर लगते ही एक किसान को बड़ा झटका लगा। बिजली बिल देखकर वह पूरी तरह से हैरान परेशान है। घरेलू बिजली कनेक्शन का 1 महीने का बिल लाखों रुपए में आया है, वह भी 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 29 लाख रुपए का। बकाया राशि अधिक हो जाने से बिजली भी काट दी गई है। अब परिवार अंधेरे में है। इस मामले को लेकर पीड़ित किसान ने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। मामला सामने आने पर विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारी बिजली बिल में सुधार करा देने का भरोसा दिलाया है। मीटरधारी किसान के बेटे अनिल राय ने बताया कि 1 महीने पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया गया और अचानक 29 लाख का बिल आ गया। पूरा परिवार काफी चिंतित है। इस मामले पर विभाग के कनीय अभियंता सुदर्शन कुमार का कहना है कि कर्मचारी से लापरवाही हुई है, जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। घटना यही घटित हुई कि जो नया प्रीपेड मीटर लगा एक महीना पहले, तो 1 महीना का बिल आया है वही 29 लाख कुछ रुपया समथिंग करके। बस यही दिक्कत है, 1 महीना का बिल इतना आ गया है। कौन सा मीटर? प्रीपेड मीटर जो नया लगा 1 महीना पहले, 1 महीना का बिल 29 लाख कुछ हज़ार रुपया इसी तरह के समथिंग है। शिकायत की है? हाँ, जेई साहब को शिकायत करने गए थे बिजली विभाग में, लेकिन जेई साहब उस समय नहीं थे, तो उनका स्टाफ बोला कि आपका कंप्लेन हम ले लेते हैं, जेई साहब आएंगे तो फिर फॉरवर्ड मुजफ्फरपुर के लिए किया जाएगा। जी, अभी क्या स्थिति है इस घर के अंदर? घर के अंदर यही स्थिति कि इतना बिल कैसे आ गया, जिसका जल्द से जल्द सुधार किया जाए। हम लोग किसान परिवार का लोग है, इतना रकम हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। लाइट भी कटा हुआ? हाँ, लाइट उसी समय कट गया। जब लाइट कटा तो हम इस चीज़ को चेक किए हैं कि भाई लाइट क्यों कट गया। जो मेरे वॉलेट में पैसा था, लेकिन जब फिर चेक किए हैं तब पता मैं देखें कितना रुपया ड्यू गिरा हुआ है, इसीलिए लाइट कट गया मेरा। सुबह ही इसकी जानकारी हुई है और इनका जो मीटर लगाने वाला था उनकी गड़बड़ी पाई गई है। उनके द्वारा गलती से भूलवश मीटर रीडिंग के जगह मीटर नंबर डाला गया, जिस कारण से उनका बिल आ गया है। इसको सुधार आज ही करवा दिया जा रहा है। सुबह में इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है और आज ही इनका सुधार शाम तक हो जाएगा। कितना अमाउंट राशि आया? इनका अमाउंट है आ गया है 29 लाख, 29 लाख, जो कि मीटर नंबर लगने के कारण हो गया है। इनकी सुधार आज ही हो जाएगी शाम तक। एक और आया है सर 12,75,000 का। उनका सुधार के लिए गया हुआ है। जैसे कि आपका 50,000 से ऊपर जब सुधार होता है तो उसके लिए एक स्टेप ऊपर जाना होता है, जिसमें कि 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, जो कि हो जाता है। जो 12 लाख वाला बोल रहे हैं उनका गया हुआ है, जिनका बात हो गई है और कल तक में हो जाएगा उनका भी खत्म। अच्छा, 29 लाख वाला कहाँ का मामला है? 29 लाख वाला मामला है आपको रामपुर संबुता डीह का। शिक्षा विभाग ने बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह की पेंशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है। विभाग के इस फैसले पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। एमएलसी संजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के फैसले पर आपत्ति जताते हुए विभाग सचिव के पाठक की भूमिका पर सवाल उठाया है। मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत में एमएलसी ने कहा कि के पाठक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वे लगातार बेसी पैर के फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विभाग के इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ बिहार विधानसभा में के पाठक के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लगाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि वे के पाठक के तुगलकी फैसले पर डरने या झुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल अपने बेटे के शादी में वे व्यस्त हैं। इसके खत्म होने के बाद वे शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कि बिहार के शिक्षा विभाग की क्या दुर्दशा है कि अपर मुख्य सचिव जो विभाग का प्रधान है, उसको यूजीसी की चिट्ठी की जानकारी नहीं है, निर्देश की जानकारी नहीं है। यूनिवर्सिटी बिहार राज्य विश्वविद्यालय एक्ट 1976 और समय समय पर जो वो परिवर्तित होते रहे,
उस एक्ट स्टैट्यूट जिससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संचालित होता है उसकी कोई जानकारी नहीं है। तभी इस ढंग का कोई व्यक्ति निर्देश दे सकता है कि इनका पेंशन बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें दो बातें आई हैं अखबार में कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महासचिव और अध्यक्ष दोनों के पेंशन बंद करने की बात की गई है। दोनों के पेंशन बंद करने की बात। यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ एक पुराना संगठन है, रजिस्टर्ड, जो हमारा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय महासंघ AIFUTTO, जो पूरे देश का एकमात्र अकेला विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का संगठन है, उससे रजिस्टर्ड ये संगठन है। और यह 1962 में यह संगठन बना बिहार में। आज तक शिक्षकों के सवालों को, शिक्षा के सवालों को, शैक्षणिक माहौल के सुधार के सवाल को लेकर यह हमेशा आवाज़ उठाता रहा है और सरकार उसकी बात सुनकर उसके अनुकूल काम ही करती रही। लेकिन मैं इस माने में भी हतप्रभ हूँ कि वर्तमान सरकार का यह नौकरशाह कितना मनमाना हो गया है कि के पाठक जी बिना जाने समझे नियम यूनिवर्सिटी के एक्ट स्टैट्यूट को और इस ढंग की का पत्र इन्होंने निर्गत किया है। चूँकि मेरे बच्चे की शादी है, आज उसका रिसेप्शन है, इसलिए आज के बाद कल जब हम इससे निवृत्त हो जाएंगे तो हम पटना जाएंगे और हम अब इसकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे। पहले तो हम बिहार विधान परिषद के हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, उस नाते हम इन पर प्रिविलेज मोशन भी पेश करने का मन बनाए हैं। हम पटना आएंगे तो फिर निर्णय लेंगे और फिर फुस्टाफ भी इस पर निर्णय लेगा कि हम कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर और इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं। और जिस ढंग से यह निर्देश हम तो देख रहे हैं महीने दिन से, 2 महीने दिन से, कि ये अपर मुख्य सचिव जिस ढंग से निर्णय लेते हैं, सवेरे कुछ निर्णय लेते, शाम कुछ निर्णय लेते और उसको फिर नेक्स्ट डे विड्रॉ भी करते, परिवर्तित भी करते हैं। इसका क्या मतलब है कि यह नियम कानून को बिना जाने, एक्ट स्टैट्यूट्स को बिना जाने कोई भी आदेश और निर्देश देते हैं और फिर जब इनको समझाता है विभागीय अधिकारी तब उसको तुरंत विड्रॉ भी करते हैं या उसमें करेक्शन भी। मतलब इनको नियम कानून कहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो ये सवाल खड़ा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट निर्देश है, जजमेंट, कि पेंशन किसी का रोक नहीं सकते। इन्होंने कैसे रोक दिया? हम बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, हमारे पेंशन को रोकने का आंख बंद करके अंधा की तरह जो ये निर्णय वो निर्देश दिए हैं, इसलिए वो इस स्थिति में हम हैं कि हम उन पर प्रिविलेज मोशन तो जरूर। 13 साल की छोटी सी उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित होने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी ज्योति सिन्हा राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार के लिए चुनी गई है। इस बीमारी ने ज्योति के चलने फिरने से लेकर उसके पढ़ने लिखने का रास्ता रोक दिया, मगर उसके हौसले और जज्बे को नहीं रोक पाई। पिता ने बेटी को बीमारी से अलग हटकर मन लगाने के लिए मधुबनी पेंटिंग से जोड़ा, तो 12 साल बाद इसी पेंटिंग ने उसे जीने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उसे दिल्ली में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में ज्योति बिहार की अकेली है। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लेकर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले भी ज्योति राज्य स्तर पर कई पुरस्कार हासिल कर चुकी है। कटरा प्रखंड के चंगेल निवासी वीरेंद्र कुमार लाल के घर की त्रासदी रही कि उनके 3 बाल बच्चे इस बीमारी से पीड़ित है। बड़ी बेटी ज्योति बताती है कि 2002 में उसे यह बीमारी हुई है और 2005 में 2 जुड़वा भाई भी इसकी चपेट में आ गए। इन सब बाधाओं के बावजूद ज्योति ने हार नहीं मानी। ज्योति ने बताया कि 2014 में गुरु कृष्ण कुमार कश्यप से सीखना शुरू किया और अब दूसरे बच्चों को सिखाकर इस क्षेत्र में भविष्य बनाने को कहती है। नमस्कार, मैं ज्योति
और मुझे श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। मैं बिहार से हूँ और मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से जूझ रही हूँ और मैं घर पे मिथिला पेंटिंग बच्चों को सिखाती हूँ, बनाती हूँ और इसी क्षेत्र में मुझे ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और मेरी पढ़ाई 2002 में रुक गई थी बीमारी को लेकर के, लेकिन फिर मेरे स्वर्गीय गुरुदेव श्री कृष्ण कुमार कश्यप और प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार उत्पल और बिहार संग्रहालय के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा सर के दिशा निर्देश में मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट किया 2014 में और 2016 में मैंने इंटर किया, 19 में मैंने ग्रेजुएशन किया और 19 से 22 सेशन में मैंने पीजी किया और 22 में मैंने नेट क्वालिफाई हिंदी सब्जेक्ट से ही किया है और आज मैं पीएचडी कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट LNMU दरभंगा से। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, उनका पूरा सहयोग रहा है और जो भी इस बीमारी से चाहे जिस कारण से अपने आप को ये समझ रहे हैं वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, अपने रुचि के हिसाब से अपना क्षेत्र चुनिए और कभी जीवन में निराश ना हो। आप भी एक दिन अपने गांव का, अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं 2002 में मैट्रिक की है मेरी बच्ची और उसके बाद उसकी बीमारी का उपद्रव शुरू हुआ। उसका जांच पड़ताल कराते कराते डॉक्टर RK प्रसाद दरभंगा से ट्रीटमेंट करवाए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी कोने में इसका ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो हमने बहुत हतोत्साह हो चुके, घर की बड़ी लड़कियां बेटा तुल्य है और क्या करें, उसके इलाज के लिए हर जगह हम लोगों को जाना पड़ा। और साथ में इसका जुड़वा भाई भी है। तीनों बच्चों को लेकर के हम सफ़र कर रहे थे अभी तक। 2014 में कृष्ण कुमार कश्यप जी, उमेश जी आए। उमेश जी बहरी कॉलेज के प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट के थे। उन्होंने उस बच्चिया से सर्टिफिकेट लोग मांगे और सर्टिफिकेट हम लोग को दिए। उस बच्चिया की पढ़ाई लिखाई उमेश जी के माध्यम से वो अपना बेयर करते चले गए। इंटर वहीं से हुआ, BA CM कॉलेज से की, MA भी CM कॉलेज से की, PhD अभी ये यूनिवर्सिटी से कर रही है वो और नेट की भी क्वालिफाइड कर चुकी है और PhD की भी तैयारी में लगी हुई है इस समय। किनके द्वारा सम्मान मिलना है? ये राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ये सम्मानित की जा रही है, मिथिला पेंटिंग के माध्यम से। कब होगा? ये दिनांक 3 तारीख को। कितनी खुश है आप? बहुत खुशी है, हमारा समाज भी काफ़ी खुशी है, सबके सब खुशी है। क्या संदेश देंगे लोगों को? जागरूक इस देखते हुए अपने आप को जागरूक हो। इतना अवस्था में भी ये लोग इतना कामयाब आई है और आगे बढ़ने की चेष्टा में है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे गांव का एक गौरव की विषय की बात है और गांव को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे गांव में भी एक ऐसे विकलांग लड़की ने जन्म लिया है और वह साबित करके दिखाया इस गांव के लिए कि हम लगन और मेहनत करने के बाद कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, यह उसने दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि नए जनरेशन के लिए वह एक अपने आप में एक अभिलाषा जगा दिया है। नया जनरेशन को यह दिखाया है कि कोई भी काम कठिन नहीं है, यदि सिर्फ लगन और मेहनत और धैर्य से किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं है। हम अपने तरफ से आपको एक घोषणा कर रहे हैं कि 4 तारीख को जो आप यहाँ चंगेल में यह प्रोग्राम रख रहे हैं वह बेहद प्रोग्राम होगा और उसमें हमारे तरफ से चंगेल गांव के तरफ से उनको चंगेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह मैं घोषणा कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के मोतीझील स्थित AIUTUC कार्यालय में गुरुवार को बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन की आयोजित बैठक में विद्यालय रसोइया को छुट्टी देने, रसोइया से अतिरिक्त कार्य लेने पर रोक लगाने, सेवा उम्र बढ़ाने, लंबित मानदेय एवं मृतक रसोइयों के परिजनों को मुआवजा राशि मिलने में अनियमितता को दूर करने की मांग सरकार से की गई। मांगों को लागू कराने के लिए बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को चिट्ठी निर्गत किया गया। यूनियन के राज्य अध्यक्ष नरेश राम ने बताया कि रसोइया यूनियन के संयुक्त रूप से प्रस्तावित हड़ताल को दिसंबर माह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यदि सरकार रसोइया के मानदेय में बढ़ोतरी करने, अवकाश प्राप्त रसोइया को पैकेज देने एवं 12 माह का मानदेय लागू करने में असफल रहती है तो रसोइया जनवरी की शुरुआत से हड़ताल पर जाने को बाध्य होगा। यूनियन के राज्य सह सचिव
सुनैना देवी, राज्य कमेटी मेंबर प्रभा देवी, प्रखंड अध्यक्ष श्याम किशोर कुशवाहा, शाहजहां खातून, निर्मला देवी, शिवचंद्र दास, कृष्णानंदन शुक्ला, अनीता देवी सहित अन्य नेताओं ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक का आज उद्देश्य है जो बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन सहित 4 यूनियनों का संयुक्त 30 नवंबर 2023 से हड़ताल का कार्यक्रम लिया गया था, लेकिन एमडीएम डायरेक्टर द्वारा 6 नवंबर 2023 को और 30 नवंबर 2023 को माने आश्वासनपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उन्होंने आग्रह किया कि 1 महीना के लिए आप हड़ताल अगर स्थगित कर देते हैं तो आपका जो गैर वित्तीय मांग है, रसोइया को छुट्टी देना, रसोइया की उम्र बढ़ाकर 60 से 65 करना, रसोइया से जो अन्य काम लिए जाते हैं सफाई का काम उस पर रोक लगाना, रसोइया के मानदेय के भुगतान में या रसोइया की मृत्यु के बाद जो मिलने वाली राशि में जो विलम्ब होता है उसमें जो कुछ धांधली की शिकायत आ रही है, इसको रोकने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बना देते हैं जो 1 बार महीना में बैठेगी और राज्य स्तर पर मैं खुद आप लोगों के साथ 3 महीना पर 1 बार बैठक करूंगा। ये गैर जो भी वित्तीय मामला है मैं अपने स्तर से, उन्होंने चिट्ठी भी जारी कर दिया बाज़ाब्ता कि इन मांग को सख्ती से हम लोग लागू करा रहे हैं आज के तारीख से। दूसरा जो वित्तीय मामला मेरा है, रसोइया को मानदेय में बढ़ोतरी करना, रसोइया को रिटायर के बाद पेंशन देना, 10 माह के जगह पर 12 माह का मानदेय देना, इन तीनों पर कहा कि इसके लिए मैं अपने स्तर से सरकार से मैं खुद पहल करके मैं कुछ दिलाऊंगा, सकारात्मक ही रूप से आपको दिलाऊंगा। इसलिए 1 महीना का आप समय दीजिए और यूनियनों ने संयुक्त रूप से उनको 1 महीना का समय दिया है और ये मांग हमारी पूरी हो जाती है तो हमारा हड़ताल नहीं चलेगा, न अगर ये 3 मांग नहीं पूरी होती है तो फिर 1 महीना के बाद हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। शिमुलतला आवासीय विद्यालय के परीक्षा में मुजफ्फरपुर के गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल के 4 बच्चों ने सफलता लाकर स्कूल समेत अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बेला रोड इमली चौक स्थित गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल में गुरुवार को बच्चों को मिठाई खिलाकर स्कूल के प्राचार्य सतीश कुमार एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्राचार्य सतीश कुमार ने कहा कि प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकन के लिए यहां बेहतर तैयारी कराई जाती है। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की पूरी टीम बच्चों का भविष्य संवारने में लगी है। उन्होंने बताया कि इस बार के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में जिले से 16 बच्चे उत्तीर्ण किए हैं, जिसमें यहां के छात्र रीसु कुमार, रणवीर कुमार, प्रियांशु रियम एवं छात्रा सुविधा कुमारी शामिल है। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सत साई, आरके मिशन, वनस्थली सहित अन्य स्कूलों की तैयारी कराई जाती है। क्लास 5। कैसा तैयारी किए थे? अच्छा। कहाँ से तैयारी किए थे? गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल। वहाँ पढ़ाई होता है? अच्छा। हाँ। कैसा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था? अच्छा था। मतलब जो पढ़े थे वो आया था? हाँ। सिमुलतला का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा तैयारी किए थे, जो पढ़ाई किए थे उसी में से पूछा था। स्कूल कहाँ पढ़े थे? गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल। जो पढ़ाया गया था वो पूछे? हाँ, वही पूछा था। क्या नाम थी? सिमुलतला स्कूल में रिजल्ट आया, गैलेक्सी प्रेप हाई स्कूल। कितना देर पढ़ाई करती थी? 3 घंटा। 3 घंटा पढ़ाई करती थी? यस सर। स्कूल में कैसा सपोर्ट रहा टीचर का, कैसे पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे। जो पढ़ाए थे वही आया? यस सर। रिजल्ट आया, कैसा तैयारी कर रहे हैं? सिमुलतला का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ, गैलेक्सी प्रेप हाई स्कूल से पढ़े। पढ़ाई अच्छा होता है वहाँ पे? हाँ। मतलब जो पढ़ाए थे वो आया एग्जाम में? हाँ। तैयारी करवाते थे? जी, सिमुलतला आवासीय विद्यालय का रिजल्ट आया है और हम लोग जो हैं सो ऑल इंडिया में जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उन सभी की तैयारी करवाते हैं। किस तरह तैयारी करवाएं बच्चों को? जी, सबका सिलेबस है अपना अपना और सभी सिलेबस पर सभी सब्जेक्ट से एक्सपर्ट रहते हैं और वो तैयारी करवाते हैं। कितने बच्चे भाग लेते इस परीक्षा में जिला से?
जिला से लगभग 1100 बच्चे भाग लिए थे। आपके यहाँ से कितने पास किए? जी हमारे यहाँ से 4 बच्चे पास किए हैं। जिला से टोटल कितना? जिले से टोटल 16 बच्चे पास किए हैं। कैसा लग रहा है आपके संस्थान से 4 बच्चों? जी बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं, साथ में बच्चों को भी जो है सो धन्यवाद देते हैं। किस तरह तैयारी करवाते थे, टाइम कितना देते थे बच्चों को? जी 3 घंटा का समय देते थे सिमुलतला की तैयारी के लिए, और जो है सो डेली का ये रूटीन हुआ करता था और उसी से बच्चे पास कर गए। आवासीय विद्यालय? जी आवासीय विद्यालय है। क्या पूरा विद्यालय का नाम है? जी गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है ये बेला इमली चौक पर है। अभी नया बैच भी स्टार्ट होगा इसका? जी नया बैच अगले महीने स्टार्ट होगा 14 तारीख से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।